हेलो दोस्तों, मैं अजीत मौर्य एक बार पुनः जुड़ चुका हूँ आपके साथ। आज की जो हम लोग चर्चा होने वाली है वो आपके विटामिन पर होगी। और अगर हम विटामिन की बात करें तो जैसा कि अगर हम लोग पोषक तत्व में देखते हैं तो जो हमारा विटामिन होता है वह आपके सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व में आता है। और सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व में आपके विटामिन और मिनरल आते हैं, जबकि वहीं पर दीर्घ मात्रिक या माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करेंगे तो आपके उसमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट आते हैं। तो आज की जो बात होगी हमारी वो आपके विटामिन पर होगी। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि विटामिन हमारे शरीर के लिए इतनी आवश्यक है, जबकि मात्रा की बात करें तो मात्रा में हमारे शरीर को मात्रा में आवश्यकता तो बहुत कम होती है, लेकिन जो भी मात्रा है वह हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। उसकी ज़रा सी मात्रा पे अगर हम बात करें माइक्रोग्राम, मिलीग्राम में इसकी मात्रा की आवश्यकता होती है, लेकिन वही अगर मात्रा डिसबैलेंस हो जाती है तो हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां और कई प्रकार के विकार को देखा जा सकता है। जैसा कि यदि हम लोग देखते हैं कि अगर विटामिन ए की कमी होती है तो आँख की समस्या को देखा जाता है, विटामिन सी की कमी होती है तो आपके स्कर्वी रोग, विटामिन बी बेरी, इस तरह से बहुत सारी विटामिनें हैं और उनके भिन्न भिन्न कार्य हैं और उनकी कमी से होने वाले आपके भिन्न भिन्न रोग हैं। चलिए इसी क्रम में हम लोग विटामिन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो विटामिन शब्द है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो अगर हम बात करें, विटामिन एक लैटिन भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। विटामिन लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है। इसके साथ ही साथ यह जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्द से मिलकर बना है। आपके वे दोनों के दोनों शब्द कौन से हैं? विटामिन आपका आता है वीटा प्लस एमिन। आपके यही दो शब्द हैं जिनसे आपके मिल करके विटामिन बना है, जिसमें वीटा का अर्थ होता है जीवन और एमिन रिप्रेजेंट करता है एनएच यौगिक को। एनएच यौगिक को। लेकिन बाद में हुए अनुसंधानों से यह पता चला कि कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी विटामिनों में आपका एनएच यौगिक उपस्थित ही हो। यही कारण है कि जब पहले विटामिन को लिखा जाता था तो वह कुछ इस प्रकार लिखा जाता था, एन ई, जो इसमें का आपके लास्ट में एन के साथ ई जुड़ा रहता था, वही ई आपके एनएच यौगिक को रिप्रेजेंट करता था। लेकिन जब अनुसंधानों से पता चला कि कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी विटामिन में आपका एनएच यौगिक उपस्थित ही हो, तो इसी कारण यहाँ से इसे हटा दिया गया। अब वर्तमान में अगर हम विटामिन को देखें तो वह कुछ इस प्रकार लिखा जाता है, इस प्रकार से। तो इसके शब्द को लेकर इतनी बात हो गई। अब हम देखते हैं कि विटामिन की खोज कब हुई। खोज की बात करेंगे, विटामिन की खोज की बात करेंगे तो आपका सन आता है 1881। 1881 में जब खोज इसकी 1881 में हुई तो आपने अपने से हो नहीं गई होगी, बल्कि इसकी खोज किसने किया होगा। तो खोजकर्ता कौन थे? खोजकर्ता
की बात करेंगे तो आपका नाम आता है ल्यूनिन। ल्यूनिन का नाम आता है। वहीं पर बात करेंगे कि इन्होंने खोज किया लेकिन इनको पता नहीं था कि यही विटामिन है, तो इसका नामकरण किया गया। नामकरण, तो इसका नामकरण किसने किया, यानी नामकरणकर्ता कौन है, तो आपका नाम आता है फंक का। अब इन्होंने इसका नामकरण कब किया, 1912 में। विटामिन का नामकरण फंक के द्वारा 1912 में किया गया। चलिए अगर हम देखें विटामिन का सिद्धांत, विटामिन का सिद्धांत किसने दिया, विटामिन का सिद्धांत किसने दिया, तो नाम आता आपका है हॉपकिंस और फंक। हॉपकिंस और फंक का नाम आता है, इन्होंने विटामिन का सिद्धांत दिया था। तो इतनी सारी बातें हमारी हो गई आपसे सिर्फ और सिर्फ विटामिन के शब्द को लेकर के, खोज को लेकर के, इसके नामकरण को लेकर के। अब हम विटामिन से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दें तो हम देखते हैं कि विटामिन जो आपका है एक कार्बनिक पदार्थ है। विटामिन को हम 20 लिखते हैं, हाँ देख लीजिए विटामिन को 20 रिप्रेजेंट कर रहे हैं। विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक पदार्थ का मतलब, कार्बनिक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो जलने पर किसी भी अवशिष्ट को नहीं छोड़ते, अर्थात राख नहीं बचती है। यानी कि यदि हम किसी भी कार्बनिक पदार्थ को जलाएं तो वहाँ पे हमको राख नहीं मिलती, बल्कि वहीं पर अकार्बनिक पदार्थ को जलाएं तो वहाँ से हमको राख मिलती है। चलिए ठीक हो गया। विटामिन एक कैसा पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ है। आपके कार्बनिक पदार्थ में आपके जो भी पोषक तत्व देखा, सिर्फ आपको उसमें से आपका मिनरल जो है वही अकार्बनिक पदार्थ है, बाकी के सभी आपके कार्बनिक पदार्थ हैं। तो विटामिन आपका कार्बनिक पदार्थ है। विटामिन जो होता है आपका, यह विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक है। जैविक क्रिया, अब आपके लिए टेंशन खड़ा हो गया, जैविक क्रिया क्या होती है, तो जैविक क्रिया वह क्रिया है जो किसी जीव को जीवित रहने के लिए आवश्यक होती है। यानी कि हमारे द्वारा जो भी अनैच्छिक क्रियाएं हो गई जिस पे हमारा नियंत्रण नहीं है, जबकि जो हम जिंदा रहते हैं स्वयं चलती रहती है, जैसे दिल की धड़कन हो गई, इस तरह से ब्लड सर्कुलेशन हो गया, चलता रहती है। यानी कि जो भी क्रियाएं हैं जो जीवित रहने के लिए आवश्यक, यानी अगर बंद हो जाए तो हम जीवित नहीं बच पा रहे हैं, तो इन प्रकार की क्रियाओं को जैविक क्रिया कहते हैं। और जो विटामिन है और इन जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। अगर हम विटामिन की बात करें तो विटामिन ना तो आपका ऊर्जा प्रदान करने का काम कर रहा है, ना तो कोशिका के निर्माण का कार्य कर रहा है, ना तो यह किसी भी संरचनात्मक इकाई के रूप में उपयोगी है। यानी किसी भी संरचना में इसका कोई उपयोग नहीं है, ना हमें ऊर्जा दे रहा है, ना कोशिकाओं के निर्माण में आपका सहायक है। यह सिर्फ और सिर्फ आपके अगर हम विटामिन की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ हम देखेंगे कि आपका रक्षात्मक है, यानी कि रोग प्रतिरोधी के रूप में कार्य कर रहा है, रक्षात्मक है, और उसके साथ ही साथ विभिन्न क्रियाओं में यह आपका सहयोगी है। तो इतनी बात समझ में आई गई, और ना कि एक जो है कोई अलग से इसका कोई कार्य है। अब देखते हैं, हम अगले पॉइंट को देखें तो यहाँ पे हमने जितने भी कार्यों को यहाँ पे गिनाया, इसके नामों को गिनाया, इन्हीं से इसका नाम पड़ जाता है। नाम क्या है, इसको जीवनी कण कहते हैं, इसे जीवनीय कण के नाम जाना जाता है, इसे जीवन सत्व के नाम जाना जाता है, जीवन सत्व के नाम से, इसे रक्षात्मक खादम के नाम से, रक्षात्मक खादम के नाम से, इसे रोग प्रतिरोधी कारक के नाम से भी जाना जाता है, इसे रोग प्रतिरोधी कारक के नाम से भी
जाना जाता है। यानी कि ये रोगों से लड़ने में मदद करता है और रोगों से बचाने में मदद करता है आपका विटामिन। इसी कारण से इसे रोग प्रतिरोधी भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि जितनी मात्रा में हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा को लेते हैं, क्या उतनी ही मात्रा में हम लोग विटामिन को भी लेते हैं? नहीं। तो अर्थात जो विटामिन है, विटामिन की हमारे दैनिक जीवन में आवश्यकता तो बहुत कम होती है, लेकिन जितनी भी आवश्यकता है उसका उपयोग, उसका कार्य अचूक है। इसके साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि हमारे जीवन काल के विभिन्न अवस्थाओं में इसकी मात्रा कभी बढ़ जाती है। तो उन अवस्थाओं को देख लेते हैं, किन किन अवस्थाओं में इसकी जो दैनिक आवश्यकता है, दैनिक आवश्यकता की मात्रा है, बढ़ जाती है। तो इसमें आपको देखते हैं गर्भावस्था। गर्भावस्था में इसकी दैनिक आवश्यकता बढ़ जाएगी। गर्भावस्था के साथ दुग्धपान, लैक्टेशन के समय दुग्धपान यानी कि धात्री माताओं में, बाल्यावस्था में, इन अवस्थाओं में आपकी इसकी जो आवश्यकता है वो बढ़ जाती है। विटामिन की कमी से शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां देखी जाती हैं। जैसा कि हमने आपसे पहले बताया, विटामिन की कमी से विभिन्न प्रकार की बीमारियां देखी जाती हैं। जैसे आपका विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से आपका बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स आदि। चलिए, इतनी बातें हो गई। इनकी कमी से हम लोगों ने देखा जो समस्याएं होने वाली हैं, कौन कौन से रोग होते हैं किस विटामिन से। यहाँ पे हमने कुछ रोगों का वर्णन कर दिया। अब इनकी उपस्थिति की बात करें, आपकी जो विटामिन है, तो आपको पता है कि ये आपके प्राणिज जगत और आपके वनस्पत जगत दोनों में पाए जाएंगे। लेकिन आरडीए के अनुसार हम लोग देखते हैं कि आरडीए बार बार रिकमेंड करता है कि हमें प्रतिदिन अपने दैनिक जीवन में 3 से 5 प्रकार के रंग बिरंगे सब्जियों या फलों का प्रयोग करना चाहिए। यह क्यों कहता है? क्योंकि इन्हीं रंग बिरंगे साग सब्जियों, फलों से हमें भिन्न भिन्न प्रकार की विटामिनें प्राप्त होती हैं और ये हमारे लिए आवश्यक हैं फाइटोकेमिकल के रूप में, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में। और यहीं से एक चीज़ जान लेते हैं कि यदि विटामिन और मिनरल, यहाँ पर मिनरल को भी ऐड कर लेते हैं, यानी कि जो आपके सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व हैं, इनकी मात्रा आवश्यकता से अधिक, यानी कि मात्रा आवश्यकता से अधिक बढ़ जाने पर ये हमारे शरीर में विषाक्तता पैदा करते हैं। जबकि वहीं पर जो कि दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व थे, जिसमें हम लोगों ने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट को देखा, उनकी मात्रा आवश्यकता से अधिक होने पर हमारे शरीर में मोटापा लाने का कार्य कर रहे थे। तो इतनी बातें हो गई। तो ये वनस्पति जगत में अधिक पाए जाते हैं, लेकिन आपके जंतु जगत में कम पाए जाते हैं। यानी कि दोनों में तो पाए जाते हैं, लेकिन जो इसका रिसर्च सोर्स है वो आपका वनस्पति जगत है। अब जो हमारी विटामिन है, हम लोग देखते हैं कि विटामिनें आपके टैबलेट के रूप में भी मार्केट में मिलती हैं। विभिन्न परिस्थितियों में, बीमारियों में हम लोग विटामिनों का यूज टैबलेट के रूप में करते हैं। और ये टैबलेट कैसे बनते हैं? कृत्रिम विधि से। यानी कि विटामिन को कृत्रिम विधि से बनाया जा सकता है, जानकारी के लिए हो गया।
और यहीं पे वेरी वेरी इम्पोर्टेंट आपका पॉइंट है, विटामिन ए एवं विटामिन डी का संश्लेषण हमारे शरीर में हो जाता है, का संश्लेषण हमारे शरीर में हो जाता है। अब देखिए, जब यहाँ पर हमने विटामिन ए की बात किया तो विटामिन ए का संश्लेषण कहाँ पे होगा, यकृत में। और विटामिन डी की बात किया तो इसका आपके यकृत में ना होकर के इसका होगा त्वचा में। आपसे बार बार पूछा था, इसको तुम्हें ध्यान में रखना होगा। विटामिन ए का संश्लेषण यकृत में, विटामिन डी का त्वचा में। चलिए, अब यहीं पर अगर हम विटामिन के वर्गीकरण की बात करें तो आपका एक नाम आता है डॉक्टर मैकालम। तो विटामिन के वर्गीकरण को विटामिन का वर्गीकरण 1915 में डॉक्टर मैकालम ने कुछ इस प्रकार किया। विटामिन को दो भागों में बांटा उनकी घुलनशीलता के आधार पर। यहाँ पे बांट दिया जल में घुलनशील, और एक आपका हो गया वसा में घुलनशील। देखिए, जब जल में घुलनशील की बात आती है तो आपके जल में घुलनशील आपकी दो विटामिन आती हैं। आपका विटामिन बी आता है और आपका आता है विटामिन सी। वहीं पर जब वसा में घुलनशील विटामिन की बात होती है तो इसमें आपके 4 विटामिन आ जाती हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई। देखिए यहाँ पे जब जल में घुलनशील विटामिन की बात होती है तो यहाँ पे जो बी है, क्योंकि पता है हमको विटामिन बी के अंतर्गत आपकी 8 विटामिन आती हैं, तो अर्थात इसे हम कहते हैं बी कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। यानी कि विटामिन बी के समूह के जो भी विटामिन हैं, जो 8 विटामिन हैं, वे सभी के सभी आपके जल में घुलनशील हैं। अब देखिए, समस्या थोड़ी सी यहाँ पे आती है याद रखने में, भूल जाता है क्योंकि यहाँ पे 6 विटामिन हो गई और भूल जाता है कौन किस में है, कौन जल में, कौन वसा में है। तो इसके लिए हम याद रखते ट्रिक के माध्यम से। तो जल में घुलनशील के लिए हम लोग पहले ब्लड में पढ़ चुके हैं WBC। आपका WBC RBC होता है, उसमें से हमने WBC को ले लिया। या जो है आपका एक ट्रिक और आता है, भैंस गई पानी में। हम लोग अक्सर बोल देते हैं जब नुकसान होता है तो मतलब तो हम लोग कहते हैं भैंस गई पानी में, इस तरह से। तो इसमें अगर देखें WBC के ट्रिक को देखें तो W से तो वाटर सोल्यूबल हो जाएगा, आपका B से विटामिन बी हो गया, C से विटामिन सी हो गई, और भैंस में आपका भैंस से आपका विटामिन बी हो गया, और सा से विटामिन सी हो गया। गई पानी मतलब यहाँ से वाटर हो गया, पानी में घुलनशील। अब देखेंगे हम लोग ADKE, इसको अगर हम सुव्यवस्थित कर लें तो इन्हीं विटामिन को हम लोग इस तरह से सुव्यवस्थित कर सकते हैं, KEDA, कीड़ा। यानी कि जो विटामिन है आपके किस में घुलनशील हैं, वसा में। चलिए, हम लोग तो पढ़ तो लेते हैं, लेकिन जब अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं, होम साइंस की बात आती है तो होम साइंस मैक्सिमम लड़कियां पढ़ती हैं, और सभी तो नहीं, लेकिन आप ही मानिए ज़रूर 100 में से 40-50 लड़कियां तो होम साइंस किसी न किसी रूप में पढ़ती हैं। जब होम साइंस की बात करते हैं, होम साइंस ना भी पढ़ें, हम लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं, वहाँ पर भी हमको ह्यूमन फिजियोलॉजी का कई सारी चीज़ें विटामिन पढ़ने को मिल जाता है, या जनरल साइंस मिल जाता है। तो जब हमें पता है कि जो हमारी विटामिन बी है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, सी है, यह आपकी जल में घुलनशील है, तो जब हम लोग साग सब्जियों को बनाते हैं तो प्रयास हमारा यही होना चाहिए कि उनको काटने से पहले अच्छी तरह से धुल लिया जाए, और पुनः जो है उसको काट कर
बनाया जाए। लेकिन जनरली लोग करते क्या हैं कि एक बार तो पहले धुल लेंगे, अच्छे से नहीं धुलेंगे। जैसे अक्सर हम देखते हैं कि साग बनाने की स्थिति में, बहुत प्यारा भोजन है, सभी घरों में बनता है, तो अच्छे से उसको जब वह अपनी खड़ी अवस्था में होता है, कोई भी हो गया, साग हो गया, तो उसको लोग उतने अच्छे से नहीं धुलते हैं, बल्कि उसकी कटिंग करने के बाद जब उसमें से अर्क निकलने लगता है, काट देते हैं उसको, जगह जगह से उसकी सिराएं कट जाती हैं, और काट करके एक तो बारीक काटते हैं, बारीक काटने के बाद उसको पुनः अच्छे से धुलते हैं, जिससे से मिट्टी के कण और जो भी सारी चीज़ें होंगी निकल जाएंगी। लेकिन उनको यह नहीं पता है कि जो हम ये अच्छे से धुल रहे हैं, इतना अच्छे से धुलने में हमारी विटामिन बी और सी भी निकल जा रही है, और सिर्फ हमारी जो है वसा में घुलनशील विटामिन इसमें बचेगी। तो प्रयास यही होना चाहिए कि बिना काटे उनको धुलना चाहिए। हाँ, और वहीं पर एक चीज़ और जान लेते हैं कि जो हमारे जल में घुलनशील विटामिनें हैं, इनका शरीर में संचय नहीं होता है, संग्रह, या संचय कह लीजिए या संग्रह कह लीजिए, क्योंकि जल में घुलनशील है, और यह पेशाब के रास्ते आपके जो है पसीने के मार्ग से, यानी कि जब जल में घुलनशील पानी में घुल गई है, और घुलने के साथ साथ ये आपके पेशाब के मार्ग से, मल त्याग के माध्यम से, अन्य मार्गों से आपके शरीर से निकल जाती है। यानी कि हमारे जीवन में इसकी दैनिक आवश्यकता होती है, जो WCBC है, जो आपकी विटामिन बी और सी है। वहीं पर अगर हम कीड़ा की बात करें, यानी कि जो आपके फैट में घुलनशील है, वसा में घुलनशील विटामिन है, इसका संचय होता है। संचय होता है कहाँ पे होता है? आपके यकृत में। चलिए, इसी के साथ हम वीडियो कहीं पर समाप्त करते हैं, और पुनः जो है हमारी नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो आपके विटामिन ए पर होगी, और विटामिन ए पर बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, तो आप लोग उसे ज़रूर मिस मत करिएगा। चलिए, इसी के साथ हम कक्षा को यहीं पे समाप्त करते हैं। पुनः मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।